में हम जो है दो अभी तक हम कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज का टॉपिक जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति। तो ये भी एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये आज हम थर्ड फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सहकारी समिति से आप समझ सकते हैं कि द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर ए कॉमन पर्पस। तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है या मुख्य काम जो होता है वो होता है कि मिल के काम करेंगे और सबका उद्देश्य एक होता है कि किस तरीके से जो ये मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, जो वो शोषण करते हैं, उस शोषण से बचा जा सके। तो मिलकर वो काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। जो भी इस सोसाइटी के या इस समिति के सदस्य होते हैं उनको उनका शोषण होने से बचाना, जो बाजार के द्वारा होता है उसको, तो उस उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अपनी इच्छा से वो सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। who join together with the motive of welfare of the member। तो जो भी उस समिति के, उस सोसाइटी के मेंबर हैं, उनके वेलफेयर के लिए वो एक जगह क्या होते हैं, एकत्र होते हैं, जुड़ते हैं। तो उनका जुड़ने का जो मकसद होता है वो पूरे जो भी सदस्य हैं उनका कल्याण करना होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम जिस भी टाइप की फॉर्म करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो जो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर आपको उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होगा, उसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना उसके हम काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हमें याद रखनी है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, कंपलसरी है। और किस एक्ट के थ्रू इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो चलिए आगे चलते हैं। दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी हैं, दोनों ही डेफिनेशन एनसीईआरटी से मैंने ली हैं। और डेफिनेशन जब भी कभी पूछी जाती है तो बाय नेम पूछी जाती है, तो उस नाम को हमें लिखना होता है और इसके शब्दों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जब डेफिनेशन की बात करेंगे, जब अपना अर्थ देंगे, जब हम मीनिंग बताएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने इसमें किया था। यहाँ पर हम जो बता रहे थे वो सारा मीनिंग है, तो मीनिंग को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके शब्दों को हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बट जब कभी डेफिनेशन की बात आएगी तो हम ऐसे ही लिखेंगे जो जिसने दी है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है E.H. कैलवर्ट की। वो कहते हैं कि कोऑपरेटिव इज़ ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द पर्सन वॉलंटरली एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एन इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर देमसेल्फ। तो बात वही है जो अभी तक हमने पढ़ा कि सहकारी संगठन एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग मानवता के आधार पर, समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, अपने शोषण को बचाने के लिए क्या करते हैं, एक जगह संगठित होते हैं, एकत्र होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। तो ये कहा गया है E.H. कैलवर्ट के द्वारा। अब जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, तो वहाँ उसका डेफिनेशन या उसका अर्थ क्या बताया गया है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वही आर्थिक हित की बात आ गई कि जो हमारा शोषण होता है उसको बचाने के लिए, उस आर्थिक हित को प्रमोट करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए जो भी मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के, और इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, जो सिद्धांत हैं सहकारिता के, उन सिद्धांतों का पालन करते हुए हमें आर्थिक हितों की रक्षा करनी है, उनको प्रोत्साहित करना है। तो ये डेफिनेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो सिंपल है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अगर आप ये भी याद रख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जब भी कभी एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं। अब कैसे बनती है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ सिंपल इनफ। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा हमें कोई मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी, सिंपल है। एंड एट मोस्ट
What is required is the consent of at least 10 adult person. तो जो जैसे हमने हर एक में देखा, पार्टनरशिप में देखा, सोल प्रोप्राइटर में देखा, तो यहाँ पर भी क्या है कि आप उसको बना सकते हो, सिंपल है वो, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बस आपको 10 लोगों की सहमति चाहिए। तो ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात हो जाती है इसमें याद रखने की कि 10 लोग अगर सहमत हैं, ये 10 सदस्य अगर उस सोसाइटी के पास हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कतें उसको बनाने में नहीं आएंगी। द कैपिटल ऑफ सोसाइटी इज़ रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर। तो पैसा कहाँ से आता है इनके पास, ये अपना हिस्सा देते हैं हर मेंबर को, और उस हिस्से के लिए वो मेंबर पे करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो वही उनकी कैपिटल होती है। और वो कैसे आती है, शेयर को इशू कर कर, जो नॉर्मली आगे भी आप जो फॉर्म्स आएंगी उसमें देखोगे। तो पैसा एकत्र कहाँ से होता है इनके पास, एक तो ये क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं अपने मेंबर्स को, दूसरा हम देखेंगे कि लोग जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट भी करते हैं, तो वो उनका पैसे कमाने का जरिया होता है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो है फीचर्स। क्या पढ़ेंगे अब हम, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 3 ही चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, एक फीचर है, एक मेरिट है और एक लिमिटेशन है। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाएगा तो इन तीनों चीज़ों में से ही, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर इन तीनों में से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको जो आपको आंसर करना होगा। तो अब सबसे पहली देखते हैं, पहली जो सबसे पहली है वो है कि वॉलंटरी मेंबरशिप है, स्वैच्छिक सदस्यता है। हम चाहेंगे तो ही हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनेंगे, तो जब तक हम खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे हम उसके सदस्य नहीं हो सकते, नॉर्मली ये होता भी नहीं है। तो द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वॉलंटरी। ए पर्सन इज़ फ्री टू ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर। तो वो ज्वाइन करने के लिए भी उसकी खुद की इच्छा है, जब चाहे ज्वाइन कर सकता है, जब चाहे छोड़कर भी जा सकता है। तो सबसे पहला फीचर यही है कि वॉलंटरी मेंबरशिप है। दूसरा आता है कि इसका भाई लीगल स्टेटस क्या है, कानूनी दर्जा क्या है। तो हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, मतलब कि पंजीकरण कराना अनिवार्य है। दिस अकॉर्ड ए सेपरेट आइडेंटिटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो गया तो लीगल स्टेटस प्राप्त हो गया, अब वो एक अलग एंटिटी है। टू द सोसाइटी विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो ये अभी हम किसी और में भी पढ़ेंगे। तो जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि मालिक है तो बिज़नेस है, तो बिज़नेस को मालिक से अलग नहीं किया जा सकता था, पर यहाँ लीगल स्टेटस उसे प्राप्त हो जाता है और उसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है जो उसके मेंबर से अलग होती है। तो सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम से ले सकती है, किसी दूसरे पर केस कर सकती है और दूसरा भी जो है उस पर केस कर सकता है। तो मुकदमा दायर भी कर सकती है और उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों काम हैं, अनुबंध भी कर सकते हैं, संपत्ति भी खरीद सकते हैं। ये बातें आपको हर एक में मिलेंगी। जब भी कभी लीगल स्टेटस की बात आएगी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या जिसको हमने रजिस्टर्ड करा लिया, जिसको कानूनी मान्यता मिल गई, तो फिर वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है, वो दूसरों पर केस कर सकती है। तो ये सारी कानूनी दर्जे उसको प्राप्त हो जाते हैं। पार्टनरशिप में देखा था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, ऑप्शनल था, बट अगर आप चाहते हो कि आपको जो है लीगल स्टेटस प्राप्त हो तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो वो एडवाइजेबल था यहाँ पर कंपलसरी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड लिखा जाना चाहिए था, ये पॉइंट थोड़ा गलत आ रहा है। थर्ड, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है, तो हमें पता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि डिसीजन की जो पावर है, अधिकार जो है, वो एक मैनेजिंग कमेटी होती है, उस मैनेजिंग कमेटी को दे दिया जाता है। तो निर्णय लेने का अधिकार जो है एक निर्वाचित प्रबंध समिति को दिया जाता है। अब वो मैनेजिंग कमेटी बनती कैसे है, तो बता रखा है कि उसको इलेक्ट किया जाता है। जैसे हम सांसद को इलेक्ट करते हैं, चुनाव होते हैं, जैसे हम एक निगम पार्षद को इलेक्ट करते हैं,
तो इसी तरीके से यहाँ भी चुनाव के माध्यम से, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है तो चुनाव होता है, और चुनाव होने पर हर मेंबर की एक वोट होती है, वो वोट डालते हैं, और उस चुनाव के माध्यम से जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी, ये कुछ पोस्ट होती हैं जिनके लिए चुनाव होता है और उनको सेलेक्ट किया जाता है, उसी को हम मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। द राइट टू वोट गिव द मेंबर ए चांस टू चूज द मेंबर हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी। ये मैं बात आपको बता ही चुका हूँ। डेमोक्रेटिक है, ये बता दिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है हम निर्वाचित करते हैं उस मैनेजिंग कमेटी को जो हमारे उस बिज़नेस को चलाएगी। तो ये है कंट्रोल किसके हाथ में होता है? उस मैनेजिंग कमेटी के हाथों में। अब अगला पॉइंट देखें तो वो है सर्विस मोटिव, सेवा का मकसद। तो ये आपने पढ़ा ही था, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए नहीं की जाती। इनका उद्देश्य होता है सेवा करना, ठीक है, लोगों का या मेंबर्स का शोषण होने से बचाना, ठीक है। तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे का कल्याण कर सके, वेलफेयर कर सके। हेंस द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट इट्स वर्किंग। प्रॉफिट से ध्यान हटकर हमारा किस पर होता है ध्यान? कि हम अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें। इफ़ एनी सरप्लस पर, क्योंकि जब व्यवसाय करते हैं या कहते हैं कि इस तरीके से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें कुछ तो जो भी चीज़ हम जिस भी बिज़नेस में हैं या जिस भी सोसाइटी को हमने बना रखा है वहाँ हम जो भी क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं से कभी कभी सरप्लस, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, वो हो सकता है। पर वो अगर होता भी है ऐसे ऑपरेशन से, बिज़नेस को चलाने से संबंधित, जो सो दैट बिजनेस, वो समिति, वो सोसाइटी अपने खर्चे निकाल सके, वो जितना भी सरप्लस होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो सदस्यों में ही डिवाइड हो जाता है। किस रूप में डिवाइड होता है? डिविडेंड के रूप में, लाभ के रूप में। जिसके पास जितने शेयर हैं, जितना हिस्सा है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो लगभग बराबर सा ही होता है, तो उन सबको डिविडेंड के रूप में जो भी सरप्लस होगा वो वापस मिल जाता है। तो ये था सर्विस मोटिव। इनका उद्देश्य क्या होता है? सेवाएं प्रदान करना। अब आते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि हम 2-3 चीज़ें ही पढ़ेंगे इसमें, तो अब आता है हमारा गुण। गुण का मतलब मेरिट्स। तो अब हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे कि मेरिट क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि हर एक को, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होता है, तो उस चुनाव में से हम किसको बनाते हैं? उस मैनेजिंग कमेटी को बनाते हैं। तो मतदान जो है उसमें सबको समानता मिली हुई है। हर एक का एक व्यक्ति है, एक सदस्य है, तो उसकी एक ही वोट है, चाहे उसके पास शेयर कितने भी हों, एक आदमी को एक ही वोट दी गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो जितना भी उसने पैसा लगाया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति एक वोट। तो सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि इक्वेलिटी है वोटिंग राइट में, पहली मेरिट। दूसरी है कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, सीमित दायित्व है। ये बात बार बार आ रही है और ये आएगी, 5 फॉर्म में आएगी। तो तीसरे में पढ़ रहे हैं, आगे 2 में भी हम इसको पढ़ेंगे कि लाइबिलिटी कैसी होती है। तो 2 ही तरीके की होती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड में क्या होता है कि, क्योंकि इसमें लिमिटेड है इसलिए बता रहा हूँ, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए जितना पैसा देना है, उनकी लाइबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है, वहीं तक सीमित है। पर्सनल एसेट जो हैं किसी भी मेंबर की, वो नहीं ली जाती, या उनके द्वारा जो भी सोसाइटी का डेप्ट है उसको पे नहीं किया जाएगा। तो अगर कभी डेप्ट को रीपे करने की बात आती है तो पर्सनल एसेट मेंबर की यूज़ नहीं होंगी टू रीपे द डेप्ट। बट अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो ऐसा होता है, जैसा कि हमने देखा था किसमें, पार्टनरशिप में भी देखा था, साथ ही साथ हमने किस में देखा था, सोल प्रोप्राइटर में भी ये देखा था। यहाँ क्या होती है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट गुण अगर देखें, नेक्स्ट फीचर अगर देखें तो वो है स्टेबल एग्जिस्टेंस, मतलब कि कॉन्टीन्यूटी। हम बार बार ये वर्ड पढ़ते हैं, कॉन्टीन्यूटी तीसरे में आ रहा है, ये
ये भी आपको बार बार मिलेगा। तो स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि जैसे हमने देखा था सोल प्रोप्राइटर में, अगर डेथ, बैंकरप्सी, इंसैनिटी हो जाए, वहाँ तो एक ही मेंबर है, तो अगर वो हो जाता है तो उससे बिज़नेस बंद हो जाता है। यहाँ पर हमारे बिज़नेस की जो कॉन्टीन्यूटी है उस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी एक मेंबर की डेथ, बैंकरप्सी या इनसैनिटी होने का। ठीक है, तो बिज़नेस चलता रहता है, बिज़नेस को कोई ख़तरा नहीं है किसी एक मेंबर के ऐसे किसी भी इंसिडेंट्स की वजह से। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी देयरफॉर ऑपरेट अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो मेंबरों के आने जाने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको कहा जाता है स्टेबल एग्जिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जो कहता है हमें कि इकोनॉमी इन ऑपरेशन होती है। तो इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब है मितव्ययिता। मितव्ययी का मतलब होता है कि क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है, सर्विस देना होता है, तो ये ज़्यादा खर्चे या इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तो मेंबर जो हैं जनरली अपनी जो सेवाएं देती हैं उस सोसाइटी को वो ऑनरेरी फॉर्म में देते हैं, मानद सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके बदले में नॉर्मली पैसे चार्ज नहीं किए जाते, या ऑनरेरियम अगर दिया भी जाता है तो वो बहुत नॉमिनल होता है। तो इसलिए सेवाएं जो होती हैं वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से दी जाती हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इनका सारों का फोकस किस पर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि हम मिडिल मैन को हटा सकें। अगर सब पैसे लेने लग जाएंगे अपनी सेवाओं के, तो हमें तो वस्तु फिर उतने की, या जो भी जिस भी वजह से हमने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया है वो उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा अगर हम ऑनरेरी सर्विसेज नहीं देंगे। तो इनका उद्देश्य यही होता है कि किस प्रकार से जिस भी नाम से या जिस भी कार्य की वजह से हमने उस समिति को बनाया है, उस सोसाइटी को बनाया है, उससे हम क्या कर सके, जो हमारा शोषण बाहर हो रहा है बाज़ार में उसको बचाया जा सके। इसलिए हम इकोनॉमी इन ऑपरेशन पर विशेष ध्यान देते हैं। उसकी वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं, लागत को कम कर पाते हैं। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता है सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो गवर्नमेंट इनको विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करती हैं। तो डेमोक्रेसी हमने देखा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही चलता है, तो इसीलिए हैंस फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ, उनके ऊपर टैक्सेस जो लगाए जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं, ठीक है, उनको लो इंटरेस्ट पर लोन प्रदान किया जाता है। तो ये सुविधाएं हैं गवर्नमेंट जो देती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो सरकार से सहायता मिलती है इनको। अगला है कि इसको बनाना आसान है, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को खड़ा करना या उसको चलाना, कोई शुरू करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस मेन चीज़ हमें अब क्या ध्यान रखनी है कि 10 मेंबर हमारे पास होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सिंपल है, जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको हमें पूरा करना होता है, और जो भी प्रोविज़न कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के होते हैं वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो इसका गठन करना, इसको बनाना सिंपल होता है, ज़्यादा दिक्कतें हमें इसमें नहीं आती। अब जब हमने फीचर्स पढ़ लिए तो अब हम लिमिटेशन भी पढ़ते हैं कि क्या सीमाएं हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, हर एक के अंदर हैं। अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियां भी हैं, तो उन कमियों को देख लेते हैं। तो अब कमियों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है कि लिमिटेड होती हैं रिसोर्सेज, साधन क्या हैं, सीमित हैं। तो हमने पढ़ा अभी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसा आता है वो कहाँ से आता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं जो मेंबर, उनके थ्रू इनके पास पैसा आता है। तो उसकी एक सीमा है, एक निश्चित सीमा तक वो पैसा हम एकत्र कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसा वहाँ से नहीं मिलता। लोन भी लेना इनके लिए थोड़ा मिलता इनको कम रेट पर है, पर उतना ज़्यादा नहीं मिल सकता क्योंकि इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। तो ऑब्वियसली है ये, इनका जो रेवेन्यू होता है वो भी कम होता है, तो उस वजह से इनको लोन लेने में भी ज़्यादा पैसा इनको नहीं मिलता।
तो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर की जाती है, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं उनको अगर कुछ सरप्लस बचता है तो उसको डिविडेंड के रूप में बांटते हैं, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो इसलिए जो लोग कैपिटल लगा रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं उस सोसाइटी में, उस पैसे के ऊपर उनको डिविडेंड या लाभांश भी बहुत कम मिलता है। तो इसलिए लोग आसानी से ऐसी सोसाइटी का मेंबर बनना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए पैसा ज़्यादा इनके पास इकट्ठा नहीं हो पाता। तो पहली जो कमी है वो ये है कि लिमिटेड क्या है रिसोर्सेज हैं। दूसरा आता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मैनेजिंग कमेटी तो बना ली, पर उस कमेटी में जो मेंबर सेलेक्ट हुए हैं वो मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से समझें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो रिसोर्सेज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास होती हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन से आती हैं, तो वो एक लिमिटेड होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लोग प्रोफेशनल को अपॉइंट नहीं कर पाते। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो उस काम में क्या हो, निपुण हो, जिनको उस जैसे मैनेजर के लिए हम MBA किए हुए मैनेजर को अपॉइंट करें, तो अच्छी अच्छी पोस्ट पर हम जो हैं प्रोफेशनल जो होते हैं उस फील्ड के उनको अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास उतना ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं होता। तो सैलरी देना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इस वजह से हम प्रोफेशनल को अपॉइंट नहीं कर पाते। तो मैनेजमेंट जो भी चला रहे होते हैं उनके अंदर जैसी अपनी कैपेबिलिटी होती है वो उस बेस पर उस काम को करते हैं। तो इसीलिए इनएफिशिएंसी भी मैनेजमेंट में होती है। थर्ड आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। तो गोपनीयता नहीं रह जाती, क्योंकि एज ए रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन, मेंबर जब आपस में डिस्कशन करते हैं, मीटिंग होती है, ऑफ मेंबर एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन लगा हुआ है कि आपको अपने अकाउंट जो हैं वो पब्लिसाइज्ड करने पड़ेंगे सोसाइटी एक्ट रूल 7 के अकॉर्डिंग। तो सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को सीक्रेसी बनाना पॉसिबल नहीं है, वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको सब चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, मेंबर्स को भी और बाहरी पब्लिक को भी। तो इसलिए सीक्रेसी सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले या पार्टनरशिप के मुकाबले यहाँ पर कम होती है। अब जब गवर्नमेंट हमें सुविधाएं देती हैं, गवर्नमेंट हमें सहायता प्रदान करती है, तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार का कंट्रोल भी करती है। इन रिटर्न टू ऑफ द प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब वही सुविधाएं ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंपाइल सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, सबमिशन ऑफ अकाउंट। तो इनको अपने अकाउंट ऑडिट भी कराने पड़ते हैं, उनको सबमिट भी कराना पड़ता है। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो सरकार के साथ मिलकर इनको करनी होती है। सो गवर्नमेंट जो है इंटरफियर करती है उनके फंक्शन में, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इनका एक मेंबर भी होता है जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य या उस जो मैनेजिंग कमेटी होती है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो गवर्नमेंट इनको कंट्रोल भी करती है, क्योंकि वो इनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं। अब मेंबर जितने ज़्यादा होते चले जाएंगे, सदस्य जितने ज़्यादा हो जाएंगे, उतना ही मत में अंतर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनल क्वेरल भी अराइज होते हैं अगर हमारे जो व्यू पॉइंट हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, तो जिससे डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम एक यूनिफॉर्म डिसीजन आसानी से ले पाएँ। तो इसलिए डिफरेंस इन ओपिनियन होता है, सो दैट जिस वजह से डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये था हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक, जिसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशन क्या हैं वो पढ़ी। 4 या 6 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।